सर हमसे 8वां सवाल किया जा रहा है कि माहिर नफ्सियात एंजाइटी का इलाज कैसे करते हैं? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि माहिर नफ्सियात एंग्ज़ायटी का इलाज कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो होता ये है कि एंग्ज़ायटी को डायग्नोस करना होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि आई वुड लाइक टू थैंक सेहत याब के बहुत सारे ऐसे पेशेंट मेरे पास मैंने सेहत याब के ही ऑनलाइन फॉर्म से देखे, जो कि 10-10 साल से जिनका इलाज हो रहा था और वो किसी भी खातिर खा उनमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो वो सेहत याब के फ़ोरम पे मैंने जब उनको देखा तो हमने देखा कि वो हफ्तों में उनमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो गई। वजह क्या थी? मिसडायग्नोसिस। कि हुआ ये कि उनको अगर फ़र्ज़ किया एंग्ज़ायटी का मसला था, तो वो डायग्नोस डिप्रेशन क्या है, जिसकी वजह से वो एक बहुत साल जो है, वो एक गलत इलाज की तरफ जाते रहे। अब ऑब्वियसली जो मसला उनको है ही नहीं, उसका इलाज करवाएँगे, तो वो तो बिल्कुल कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, अगर हम उस मसले को इग्नोर करेंगे जो मसला है। तो सबसे पहले तो आपने पूछा इलाज कैसे करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को अप्रोप्रिएटली डायग्नोस किया जा सके कि आया किसी शख्स को मसला क्या है। अब डायग्नोस करने के बाद जो कि बड़ी एक क्रूशियल फेज़ है, उसके बाद देखा ये जाता है कि किसी शख्स को ये जो मसले हैं वो किस वजह से हैं। वन साइज फिट्स ऑल वाला जो सजेशंस होते हैं जो हमें आम तौर पे मिलते हैं, वो ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं उनके साथ उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि फिर दूसरे स्टेप में क्योंकि ये आता है कि हम देखते हैं कि इनको एंग्जाइटी किस वजह से है। अब उनकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। ये मरूसी हो सकती है, जो एक फैक्टर है, को उनके कोई हालात ऐसे हो सकते हैं, कोई उनके ख्यालात ऐसे हो सकते हैं, कुछ सोशल स्किल्स की उनमें कुछ कमी हो सकती है, या उसके अलावा और मुख्तलिफ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब देखा ये जाता सर है। आई एम ट्रूली सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन चूंकि कनेक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था और कट हो रहा था, क्या आप थोड़ा सा पीछे से इसको रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी बिल्कुल। आपने मुझसे पूछा कि ये जो एंग्ज़ायटी है, इसका माहिरीन नफ्सियात इलाज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जैसे क्योंकि हमने ज़िक्र किया कि उसके डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी ये होता है, तो सबसे पहले तो अप्रोप्रिएटली डायग्नोस करके कि किसी भी शख्स को क्या मसला है, उसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है, उसमें ये देखा जाता है कि किसी शख्स को किस वजह से एंग्जाइटी हो रही है। आया ये जो एंग्जाइटी है, ये किसी उनके पर्सनैलिटी की वजह से हो रही है, उनकी कुछ सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम है, या कोई कॉग्निटिव डेफिसिट्स हैं, उसके अलावा क्या कहीं उनको कोई रिलेशनशिप इश्यूज हैं, या उनका कोई ये मरूसी अवामल की वजह से हो रही है। मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो ये देखा जाता है कि उनको एंग्जाइटी किस वजह से हो रही है। अब जिस वजह से उनको एंग्जाइटी हो रही है, उसको फिर उस पर्टिकुलर चीज को ट्रीट किया जाता है थ्रू थेरेपी या काउंसलिंग। अगर तो कुछ छोटा सा मसला है, फर्ज किया किसी को इस वजह से एंग्जाइटी हो रही है कि उसके ऑफिस में हालात लोगों के साथ ठीक नहीं है, या उनके कोई फैमिली में कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, ऐसे मसले के लिए तो काउंसलिंग के थ्रू ही जो कोई भी पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उनके मसाइल इनसे बड़े, मैंने बताया कि इन्वॉल्व हैं, कोई कॉग्निटिव डेफिसिट्स इन्वॉल्व हैं, या इस तरह की और चीजें, तो फिर उनकी थेरेपी की जाती है। लेकिन इसमें अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी शख्स को क्या मसला है और किस वजह से है। हम उस वजह को क्लियर करते हैं, और जो अपने हालात की बेस पे उन्होंने जो ख्यालात जो हैं अपने जहन में वो अडॉप्ट कर लिए हैं, जो ज़हनी आदत उन्होंने अडॉप्ट कर ली हैं, उसकी वजह से उनको जो मसला होता है उसका ट्रीट करके फिर ही हम एंग्जाइटी का प्रॉपर इलाज होता है। अब इसमें फिर आगे मुख्तलिफ तरीके हैं इलाज को। ईबीटी के थ्रू इलाज किया जाता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। उसको फिर कुछ लोगों की बिहेवियर थेरेपी होती है, कोई बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं। उसके अलावा रिस्पांस प्रिवेंशन टेक्निक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ह्यूमनिस्टिक थेरेपी है, साइकोडायनामिक अप्रोच है,
ज़्यादातर इक्लेक्टिक अप्रोच है, रिलेशनल थेरेपी है, ये इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सैकड़ों किस्म की अप्रोचेज़ हैं, जिनको हम बरूए कार लाके जिनको हम इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। ये अगेन कि किस अप्रोच से किसी शख्स का इलाज होगा, ये अगेन डिपेंड करता है कि किसी शख्स को क्या मसला है और उसकी उन मसाइल की क्या वजूहात हैं और उसकी सिविलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के तो फिर हम किसी भी शख्स का इलाज करते हैं। इन शॉर्ट डायग्नोस, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस अप्रोप्रिएटली, उसके बाद उनके कॉजेज़ को रूट आउट करना, सर्च करना, उसके बाद उन चीज़ों में उनको इलाज करना बाय एम्प्लॉइंग मुख्तलिफ किस्म की जो हमारे पास टेक्निक्स हैं, उनमें से किसी एक को इस्तेमाल करते हुए। और उसके बाद फिर बैकअप, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकअप। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि बाज़ औक़ात माहिरीन नफ्सियात की जो हैं एडवाइस पे ख़ास तौर पे ज़्यादा अमल नहीं करते हैं, बैकअप के तौर पे ये जो सेशंस हैं उनको कंटिन्यू नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। इलाज के बाद जो आप में इलाज हुआ, जो आप में इम्प्रूवमेंट आई, उसको सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ इलाज हो गया, अब हम ठीक हैं, अब हमें आने की ज़रूरत नहीं है, जो कि जिसकी वजह से वो प्रॉपर सेशन को कंटिन्यू नहीं करते। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अगर इलाज इम्प्रूवमेंट के बाद अगर आप उसका बैकअप नहीं करेंगे, उसको हम ज़रा प्रेडिक्शन के फ़ेज़ में नहीं जा सकेंगे, तब हमें देखा गया है कि वो बीमारी जो है वो बाज़ औक़ात रिलैप्स हो जाती है। तो इसके बाद उसका इलाज करने के बाद उनका एक ट्रैक रखना कि आया ये ठीक परफ़ॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं, ये भी माहिरीन नफ्सियात के इलाज का एक हिस्सा है। तो मैं यही लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जितने किसी माहिर नफ्सियात ने सेशन सजेस्ट किए हैं, जितने एडवाइस किए हैं, आपको उतने सेशंस ज़रूर लेने चाहिए।